बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राएं व्याकरण का हम क्रमबद्ध अध्ययन करते आ रहे हैं। संज्ञा प्रकरण के आज चतुर्थ सूत्र का अध्ययन करेंगे। आदिर अंतेन संहिता। सभी बच्चे ध्यान से सुने। अन्त्येनेता सहित आदि मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् यथा अण् इति उवर्णानां संज्ञा एवं च हल अल इत्यादय। अर्थात अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ उच्चारित होकर आदि वर्ण, मध्यवर्ती वर्ण तथा स्वयं का भी बोधक होता है। यहाँ प्रत्याहार बनाने के कार्य बताया है कि अंतिम इत संज्ञक अक्षर सहित जो आदि अक्षर है वह मध्य अक्षरों का और स्वयं का अर्थात प्रथम जो अपना स्वयं आदि अक्षर है उसका भी बोध होता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षिप्त कथन। जैसे अण प्रत्याहार कहने से ए ई उ इन तीन वर्णों का बोधक होता है। ए ई उ में अंतिम वर्ण ण की संज्ञा होने के कारण उसका लोप हो जाता है और आदि व मध्य के तीन वर्ण जो हैं, ए जो आदि वर्ण है, ई उ जो मध्य वर्ण है, इस अण प्रत्याहार में माने जाते हैं। इसी प्रकार इसी क्रम से हम अनेकों प्रत्याहार बनाते हैं। जैसे अच, हल, अल आदि 42 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्रों में अंतिम हल वर्णों की गणना प्रत्याहारों में नहीं की गई है। 14 सूत्रों तथा वार्तिकों में जो पठित प्रत्याहारों का यहाँ पर हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। अक, अच, अट, अम, अल, अश, अंग, अण, इण, इक, इच, उक, इंग, एच, ऐच, खर, खय, ञम, चर, चय, छव, जस, झय, झर, झल, जस, झस, झस, बस, भस, मय, यय, यण, यम, यय, यर, रल, वल, वस, सर, सल, हल, हस। इस प्रकार हम 42 प्रत्याहार यहाँ पर बनाए हैं। आप सभी बच्चे प्रत्याहार के इस क्रम का अभ्यास जरूर करें। आपकी व्याकरण का ये प्रमुख आधार चल रहे हैं, बेसिक ज्ञान है जिसको आप प्रैक्टिस के द्वारा, अभ्यास के द्वारा ही समझ सकते हैं। इस व्याकरण को सभी बच्चे अच्छे से सुने कि यहाँ क्या कहा है। आदिर अंतेन संहिता, अंतिम इत संज्ञक अक्षर सहित जो आदि अक्षर है वह मध्य अक्षरों का और स्वयं का बोध कराता है। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। सभी बच्चों को जो 14 माहेश्वर सूत्र पढ़ा है आप सब बच्चों को, वो इसी प्रकार से इन जो प्रत्याहार हैं उसको बना कर और अभ्यास करके देखें और आपके जो असाइनमेंट में जब भी दें तो उसको सिद्ध करके और आप सभी बच्चे ग्रुप पर या पर्सनल उस पर डालें। अगला सूत्र है उकालो उजस्व दीर्घ प्लुत। उकालो, यहाँ पर उश वह वकाल इवकालो यस्य सो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स प्रत्येकम उदातादि भेदेन त्रिधा। उश वह, यहाँ उ तथा उ वकाल का इन तीन, यहाँ पर तीन तरह के ऊ दिए हैं। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुने। उ उच्चारण काल जो समय है जिनका उच्चारण काल क्रम से कैसे उ के तीनों ऊ के उच्चारण समय के समान यदि अच अर्थात स्वर वर्ण का हो तो उस स्वर वर्ण की क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत
तीन संज्ञाएं की गई है। वह तीन प्रकार का अच वर्ण अर्थात स्वर वर्ण पुनः उदात्त अनुदात्त और स्वरित के भेद से तीन प्रकार का होता है। सभी बच्चे ये समझें कि कोई भी मात्रा है, जैसे कू कू कू, यहाँ बोलने में या ऊ ऊ ऊ, इन तीनों को बोलने में जो सबसे पहले, जैसे कू यानी ह्रस्व स्वर, कू दीर्घ स्वर और कू प्लुत उकार स्वर का उच्चारण जो स्पष्ट प्रतीत होता है। यहाँ अच के तीनों भेदों में पुनः उदात्त अनुदात्त और स्वरित, ये तीन भेद होते हैं। बच्चों, आप सभी को समझ आया होगा कि क्या कहा है यहाँ पर। कोई भी हो, कू की मात्रा है या उ की मात्रा है, उसको बोलने में उच्चारण समय के समान, जो बोलने में जो समय लगा है उस समय को क्या कहते हैं, उस स्वर वर्ण की क्रमशः तीन तरह से संज्ञा की गई है। कौन कौन से? जो कम समय लग रहा है उसको ह्रस्व कहा गया है, और जिसमें थोड़ा समय लग रहा है दीर्घ का है, और जिसमें और अधिक समय लग रहा है उसको प्लुत का है। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये तीन संज्ञाएं हो गई। वह तीन प्रकार का अच वर्ण स्वर वर्ण जो होता है, पुनः फिर से उनकी तीन संज्ञाएं होंगी उदात्त अनुदात्त और स्वरित भेद से। तीन प्रकार के ये स्वर जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत अच वर्ण वाले पुनः उदात्त अनुदात्त स्वरित के भेद से तीन प्रकार के और होते हैं। तो स्वर वर्ण 9 प्रकार का हो गया है यहाँ पर, तीन तीन के भेद से। जैसे ह्रस्व उदात्त, ठीक, सभी बच्चे ध्यान से सुने कि ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त और ह्रस्व स्वरित, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त और दीर्घ स्वरित, प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित। तो कितने भेद हुए? 9 भेद हो गए। अब अगला सूत्र हम पढ़ेंगे उच्चैरुदात्त। उच्चैरुदात्त क्या है कि जो तालु आदि समान अवयव वाले ऊर्ध्व भाग में उत्पन्न होता है, उस अच स्वर को उदात्त कहते हैं। जो तालु आदि, तालु जो कंठ दंत मूर्धा आदि से समान अवयव वाले ऊर्ध्व भाग यानी ऊंचे वाले भाग से, अपने मुख के अंदर तालु वाले भाग से जो बोले जाते हैं, उस अच स्वर को उदात्त कहते हैं। अर्थात जिस स्वर का उच्चारण अपने निर्धारित स्थान से ऊपर वाले भाग से होता है, अर्थात जो ऊंचे स्वर में बोला जाता है, वह उदात्त स्वर कहलाता है। यहाँ अकार का उच्चारण स्थान है कंठ, यदि उसका उच्चारण कंठ के ऊपरी भाग से किया जाए तो वह उदात्त संज्ञक होगा। इसी प्रकार अगला है हमारा निश्चैरुदात्त। जो तालु आदि स्थानों के अधोभाग से उच्चारित होता है, उस अच को अनुदात्त कहते हैं। अर्थात निचले भाग से उच्चारण किया जाने वाला स्वर अनुदात्त संज्ञक होता है। उदाहरण के लिए अकार का उच्चारण यदि कंठ के निचले भाग से होता है तो वह अनुदात्त कहलाएगा, यानी निचले भाग से हुआ तालु के तो अनुदात्त हो गया, और ऊपर वाले भाग से हुआ तालु के तो वह उच्चैरुदात्त, ऊंचे स्वर से बोला जाता है, उच्चैरुदात्त कहलाता है। अब उच्चैरुदात्त, निश्चैरुदात्त, इसके पश्चात आपका 8वां जो है संज्ञा प्रकरण का सूत्र, वह है समाहार स्वरित है। उदात्त और अनुदात्त नामक वर्ण धर्म जिससे एक स्वर वर्ण में एकत्र हों, उस स्वर वर्ण को स्वरित संज्ञा होती है। यानी पहले आपके ऊपर वाले भाग से बोला जाने वाला उच्चैरुदात्त हो गया, नीचे वाले भाग से बोले जाने वाला निश्चैरुदात्त हो गया, और जिसमें दोनों मिल जाए, जिस वर्ण धर्म जिस एक स्वर वर्ण में एकत्र हों, उस स्वर वर्ण को स्वरित संज्ञा होती है। जिस स्वर में उदात्त अनुदात्त के गुणों का मेल होता है वह स्वरित कहलाएगा। उदात्त आदि भेद से 9 प्रकार का ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञक अच प्रत्येक अनुनासिक और अननुनासिक भेद से 2-2 प्रकार का होता है। उदात्त अनुदात्त और स्वरित स्वरों का प्रयोग केवल वैदिक साहित्य में उपलब्ध होता है, वहां इनका संकेत चिन्हों के द्वारा भी किया जाता है।
उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता। अनुदात्त के लिए नीचे जो स्लीपिंग रेखा होती है, नीचे आड़ी पड़ी हुई रेखा होती है और स्वरित के ऊपर खड़ी हुई रेखा का चिन्ह होता है। जैसे उदात्त ए ई और अनुदात्त ए ई, उन दोनों के नीचे लाइन है आड़ी वाली, स्वरित ए ई उसके ऊपर खड़ी हुई एक एक लाइन है। इस तरह सभी स्वर 9 प्रकार के हो सकते हैं और इसके बाद अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 2 और भेद हो सकते हैं। अतः सभी स्वरों के कुल 18 भेद हो सकते हैं। तो यहाँ पर आज आपके संज्ञा प्रकरण का 8 सूत्र तक आपने पढ़े, समाहार स्वरित तक। आप सभी बच्चे अच्छे से अपने इस संज्ञा प्रकरण को या व्याकरण शास्त्र को अच्छे से पढ़ते जाएं क्रमशः। संज्ञा प्रकरण के बाद में फिर हम संधि प्रकरण करेंगे, लेकिन बच्चों ये जो बेसिक आपका ज्ञान है वो महेश्वर सूत्र, संज्ञा प्रकरण, इनसे प्रारंभ होकर आपकी व्याकरण आगे आगे विस्तृत रूप से होती जाएगी। आप सभी बच्चों को अगले सूत्र अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।